नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, डायर वुल्फ। वो आज धरती पर वापस आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ये दावा किया जा रहा है कोलोसल बायोसाइंसेस कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है कि आने वाले समय में ऐसी कई सारी पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल की स्पीशीज को डी एक्सटिंक्ट करेगी। जैसे कि टास्मेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, डोडो बर्ड जो 1600s में मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई थी, या वुली मैमथ बर्फ में एक समय पर पाए जाने वाले ये बड़े से हाथियों के रिलेटिव्स जो 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। डायर वुल्फ जो इस कंपनी के अनुसार इनका पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसी एनिमल को डी एक्सटिंक्ट करने का, ये एक ऐसी वुल्फ की स्पीशीज है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के टीवी शो ने काफी पॉपुलर बनाया। इस शो के कई मेन कैरेक्टर्स के पास डायर वुल्फ्स एक पेट की तरह थे। इसी से ही इंस्पायर्ड होकर जिन दो डायर वुल्फ्स को इस कंपनी ने जन्म दिया, उनका नाम रखा गया रोमुलस और रेमोस। ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन में किया गया। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये धूप में बैठे एक बाड़े में मजे कर रहे हैं। ये 5 महीने के हो गए हैं। इन बच्चों को कोई एहसास भी नहीं है कि ये कितने अनोखे हैं। ये एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति का कोई भी और सदस्य मौजूद नहीं है। और यही नहीं, इनके साथ एक तीसरे डायर वुल्फ ने भी जन्म लिया जो कि एक फीमेल थी और जिसका नाम कंपनी ने रखा खलीसी। पहली नजर पर देखने में सब कुछ बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन कई लोगों ने यहां पर सवाल उठाए हैं, इस कंपनी के दावों को झूठा बताया है। बहुत से एक्सपर्ट्स जिनका कहना है कि यहां पर डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया गया है, बल्कि एक आम वुल्फ का जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन बनाया गया है। आखिर ये सब किया कैसे गया, आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। साल 1854 की बात है। अमेरिका में ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायर वुल्फ के फॉसिल्स मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा कि इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए, और यहीं से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनस में वो सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या सियार। फिर साल 1918 में एक साइंटिस्ट जॉन मरियम लॉस एंजलिस के तार पिट्स में डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ्स और मॉडर्न भेड़ियों के क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश होती है जो डायर वुल्फ्स को लेकर इंसानों की समझ पूरी तरीके से बदल देती है। फॉसिल्स को डिटेल में स्टडी करने से पता चला कि डायर वुल्फ मॉडर्न भेड़ियों से बहुत अलग है। लगभग 57 लाख साल पहले ही ये बाकी वुल्फ की स्पीशीज से अलग हो गए थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायर वुल्फ्स लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्फ्स और कायोटीज के साथ रहते थे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिलती थी, कोई जीन्स मिक्स नहीं हुए इनके। और फिर करीब 13,000 साल पहले सभी डायर वुल्फ्स धरती से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ्स बचे रहे। क्या कारण था इसके पीछे? एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्योंकि डायर वुल्फ्स बड़े जानवरों का शिकार करते थे, वो जानवर जिनका ये शिकार करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। एक और थ्योरी इनके एक्सटिंक्शन का कारण बताती है कि ये ग्रे वुल्फ्स की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए और इसीलिए ये अपने आप को एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सके। अगर मॉडर्न भेड़ियों से कंपेयर करोगे तो डायर वुल्फ्स का साइज करीब 25% बड़ा होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर वुल्फ्स को बहुत ही बड़ा दिखा रखा है, इन्हें एक शेर जितना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन असली में ये इतने बड़े नहीं होते थे। हालांकि ये जरूर है कि इनका सिर बाकी भेड़ियों से लंबा और चौड़ा होता था और जबड़े की मसल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती थी। इनके शरीर पर हल्के हल्के लगभग सफेद बाल होते थे, और मॉडर्न भेड़ियों की तरह ये भी झुंड में रहते थे, जिससे बाकी जानवरों का शिकार करना आसान होता था। अब सवाल आता है डी एक्सटिंक्शन का। आखिर इस कंपनी ने एक डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट कैसे किया? डी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन का उल्टा, एक्सटिंक्शन से किसी चीज को वापस लाना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है बैक ब्रीडिंग। इसमें किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति के जीवित रिश्तेदारों में से एक ऐसे जानवर को चुना जाता है जिसमें उन पुरानी प्रजाति के कुछ गुण अभी भी मौजूद हो। फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग करा कर धीरे धीरे उन पुरानी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही जानवर में लाने की कोशिश की जाती है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्वागा प्रोजेक्ट।
इस फोटो को देखिए, ये जो जानवर है इसका नाम है क्वागा। आगे से ये बिल्कुल ज़ीब्रा जैसा दिखता है, लेकिन पीछे से इसकी स्ट्राइप्स खत्म हो जाती हैं और बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है। ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर था जो साल 1883 में एक्सटिंक्ट हो गया हंटिंग की वजह से। लोगों ने इसकी हंटिंग करके इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये जो फोटो आपने स्क्रीन पर देखी है, टिल डेट इकलौती फोटो है जो आज तक हिस्ट्री में क्वागा की ली गई है। उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले ली गई थी। लेकिन फिर 1987 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया, इसे डी एक्सटिंक्ट करने के लिए। यहाँ इन्होंने ऐसे ज़ीब्रास को ढूंढा जिनकी बॉडीज पर कम स्ट्राइप्स मौजूद थी, स्पेशली बैक वाले पार्ट में कम मौजूद थी, और फिर चुन चुन कर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी शुरू करी। हर पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होते उन्हें कम स्ट्राइप वाले ज़ीब्रास के साथ ब्रीड कराया जाता और उनके जो बच्चे पैदा होते उनमें से भी सबसे कम स्ट्राइप वाले चुने जाते। ऐसा करके 20 सालों और 3 पीढ़ियों बाद ऐसे ज़ीब्रास पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागास जैसे दिखते थे। आज के दिन क्वागा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1987 में ली गई ये पहली पीढ़ी की फोटो है जिस ज़ीब्रा पर बस थोड़े से कम स्ट्राइप्स थे, और 2022 में ये वाली फोटो जिसमें ये ज़ीब्रा ऑलमोस्ट एक क्वागा जैसा ही लग रहा है। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या दिखने में क्वागा जैसा होना एक जानवर को सही में क्वागा बना देता है? असली क्वागा में ऐसे भी कुछ ट्रेट्स हुए होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और यही एक डिसएडवांटेज है बैक ब्रीडिंग का। दिखने में ये जानवर शायद पुराना जैसा हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी जीन्स बिल्कुल वैसे ही हों जैसे उस एक्सटिंक्ट प्रजाति की थी। दूसरी डी एक्सटिंक्शन की टेक्निक आती है यहाँ पर क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए किसी जानवर की बिल्कुल सटीक जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक एक्सटिंक्ट प्रजाति का एक सुरक्षित रखा गया सेल होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ किया जाता है इस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर किसी करीबी जीवित प्रजाति के एग्स में डाल दिया जाता है। सुनने में ये चीज करनी बड़ी मुश्किल लगती है और है भी, इसीलिए साल 1996 में ही पहली बार था कि एक जानवर को क्लोन किया गया था। डॉली द शीप, याद होगा, स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा। Her name is Dolly. 7 months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering. लेकिन डी एक्सटिंक्शन के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल पहली बार किया गया साल 2000 में। बुकार्डो नाम की एक स्पेनिश बकरी की प्रजाति थी जो बहुत ही एंडेंजर्ड थी। 6 जनवरी साल 2000 इस स्पीशीज की आखिरी बकरी की मौत हो जाती है और ये जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है। लेकिन इसके मरने से करीब 1 साल पहले ही साइंटिस्ट ने इसके सेल के सैंपल्स ले लिए थे। इन सेल के सैंपल्स को जाकर कोल्ड स्टोरेज में सेफ तरीके से रख रखा था, इसीलिए ये यहाँ पर क्लोनिंग अटेम्प्ट कर पाए। इन्होंने इन सेल्स के न्यूक्लियाई को निकालकर 57 अलग अलग बकरियों के एग्स में डाल दिया। इसका सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है क्योंकि इनमें से सिर्फ 7 बकरियां ही प्रेग्नेंट हो पाई और 6 के तो मिसकैरेज भी हो गए। सिर्फ एक बकरी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये एक बच्ची भी लंग डिफेक्ट के साथ पैदा हुई और 10 मिनट के बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इस बुकार्डो बकरी के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा जानवर है जो 2 बार एक्सटिंक्ट हुआ। और यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्लोनिंग करना कितना मुश्किल है। अब आते हैं हम तीसरे प्रोसेस पर डी एक्सटिंक्शन के, जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे सबसे नया और सबसे प्रॉमिसिंग तरीका माना जा रहा है। इसमें साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एक फॉसिल का। फॉसिल्स हजारों सालों तक मरे हुए जानवरों का डीएनए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक बड़ा ही नेचुरल तरीका है डेटा प्रिजर्वेशन का। लेकिन आज के जमाने में अगर हम बात करें, क्या आप जानते हो आपका इंटरनेट पर हर एक क्लिक एक डिजिटल फॉसिल बन सकता है। इंटरनेट पर आज के दिन ब्राउजिंग करते वक्त ढेर सारी वायरस से भरी वेबसाइट्स मिलती हैं जिनमें ट्रैकर्स होते हैं, इंट्रूसिव एड्स होती हैं। अक्सर ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो किसी सोशल मीडिया वेबसाइट या आपकी बैंक की वेबसाइट होने का नाटक करती हैं। ऐसे में नॉर्ड वीपीएन का थ्रेट प्रोटेक्शन एक बड़ा ही यूजफुल टूल है। ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकता है, बल्कि आप अगर किसी स्कैमी वेबसाइट पर जा रहे हो, ये फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मैलवेयर स्कैनर भी है। नॉर्ड वीपीएन वैसे एक वीपीएन की ऐप है जो आपकी लोकेशन को स्पूफ करने में और आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। लेकिन ये थ्रेट प्रोटेक्शन का फीचर वीपीएन की ऐप से सेपरेट है। आप वीपीएन को ऑफ रख के इस थ्रेट प्रोटेक्शन को हमेशा ऑन भी रहने दे सकते हो। यहाँ क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक बड़ा डिस्काउंट है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। nordvpn.com/dhruv इस URL पे जाइए, आपको उनके 2 साल के प्लान पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एडिशनल 4 महीने फ्री मिलेंगे। ये चीज कंप्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि NordVPN की यहाँ पर एक 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। तो लिंक है nordvpn.com/dhruv, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनके एक अकाउंट से आप अपने 10 अलग अलग डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हो। ऊपर से इनकी स्ट्रिक्ट नो लॉग्स पॉलिसी भी है, तो ये आपके डेटा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते। तो जरूर जाकर चेकआउट करना। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और डी एक्सटिंक्शन का ये जो तीसरा प्रोसेस है इसे समझते हैं। इसमें साइंटिस्ट एक एक्सटिंक्ट प्रजाति के डीएनए को मरे हुए जानवरों के फॉसिल से निकालते हैं और स्टडी करते हैं।
ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी जीन्स थी उस एक्सटिंक्ट एनिमल में और फिर उन जीन्स को कंपेयर करते हैं उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से। इसके बाद ये डीएनए एडिटिंग का इस्तेमाल करके उस जीवित रिश्तेदार के सेल्स में उन जीन्स को बदलते हैं और वैसा बना देते हैं जैसा उस एक्सटिंक्ट प्रजाति में जीन्स थी। ये जो बदले हुए सेल्स हैं, आगे का प्रोसेस वही किया जाता है जो क्लोनिंग में किया जाता है। इन्हें एक जिंदा जानवर में डाला जाता है जिससे उस जिंदा जानवर का नए सेल्स और नए जीन्स के साथ एक बच्चा पैदा होता है। इस प्रोसेस में दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला ये कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उसका पूरा और सही डीएनए हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। हजारों साल पुराने फॉसिल्स जब मिट्टी में मिलते हैं तो बहुत ही टूटे फूटे होकर मिलते हैं। उनमें जो डीएनए मौजूद होता है वो भी बहुत ही टूटा फूटा मौजूद होता है। और दूसरा चैलेंज यहाँ पर यह है कि जब डीएनए एडिटिंग करी जाती है, लाखों की संख्या में डीएनए को बदलना ये भी कोई आसान चीज नहीं है। 2021 की बात है, अमेरिका में एक बिलियनियर बेन लाम और जेनेटिक्स के एक रिनाउंड साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च ने साथ में मिलकर एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था कोलोसल बायोसाइंसेस। इस कंपनी का एक ही मकसद था, डी एक्सटिंक्शन, और इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वूली मैमथ को वापस लाना जो 4000 सालों से एक्सटिंक्ट है। Waiting for the right moment. इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। इसके अलावा ये टास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों जानवरों में बड़े चैलेंजेस हैं। वूली मैमथ्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है एशियन एलिफेंट, लेकिन एशियन एलिफेंट में प्रेगनेंसी का टाइम 22 महीने लंबा होता है जो किसी भी मैमल में सबसे ज्यादा है। टास्मेनियन टाइगर की एक खास बात यह थी कि वो एक मार्सुपियल था। कैंगरूज की तरह उनमें पाउचेस होते थे, तो उनका बच्चा पैदा करने के लिए एक आर्टिफिशियल वूम बनाने की जरूरत पड़ेगी जो बहुत मुश्किल हो सकता है। और डोडो बर्ड में मुश्किल बात यह आती है कि वो अंडे देती थी बाकी और चिड़ियों की तरह। इन अंडों की वजह से जीन्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। तो 2023 में इस कंपनी की एक मीटिंग हुई जहां पर सभी लोग एक कमरे में मौजूद थे और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा जानवर सही रहेगा सबसे पहले ये डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस टेस्ट करने के लिए। और यहीं पर डायर वुल्फ का नाम सामने आया। किसी और भेड़ बकरी चूहे जैसे जानवर के कंपैरिजन में डायर वुल्फ एक ऐसी स्पीशीज है जो पॉप कल्चर में काफी फेमस है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के वीडियो गेम्स में, डंजन्स एंड ड्रैगन्स के वीडियो गेम्स में भी इसका मेंशन है। इसीलिए इन्होंने इस जानवर को चुना ये सोचकर कि डायर वुल्फ को चुनने से पब्लिसिटी और ज्यादा मिलेगी। 2023 की गर्मियों में कोलोसल बायोसाइंसेस की टीम ने डायर वुल्फ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। पहली समस्या थी हाई क्वालिटी डीएनए मिलना डायर वुल्फ का। इसके लिए दो सबसे प्रोमिसिंग सैंपल्स ढूंढे गए। एक फॉसल जो ओहायो की शेरिडन केव में मिला, डायर वुल्फ का एक दांत का टुकड़ा जो 13,000 साल पुराना था, और दूसरा फॉसल इडाहो में अमेरिकन फॉल्स रिजर्वॉयर में मिला एक खोपड़ी, 70,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की खोपड़ी। इन दो फॉसल से इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग करनी शुरू करी। इन्होंने कहा कि इन दोनों सैंपल्स में इतना डेटा मिला इन्हें जो पुराने डेटा से 500 गुना ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरी जीनोम मिल गई हो डायर वुल्फ की, इन्हें कुछ हिस्से मिले हैं उसके डीएनए के। एग्जैक्टली कितना परसेंट डीएनए ये इकट्ठा कर पाए उन फॉसिल से, ये इन्होंने पब्लिकली रिवील नहीं किया है। अगली स्टेप थी डायर वुल्फ का जो डीएनए इन्हें मिला उसे ग्रे वुल्फ के डीएनए से कंपेयर करना। इस कंपनी के अनुसार ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। इन दोनों जानवरों के डीएनए एक दूसरे से 99.5% मिलते हैं। इससे काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई जीन ग्रे वुल्फ में कोई एक काम करती है तो वही जीन एक्सपेक्टेड है कि डायर वुल्फ के डीएनए में भी वैसा ही काम करेगी। तीसरी स्टेप आती है एग्जैक्टली ये डिसाइड करना कि ग्रे वुल्फ के डीएनए में एग्जैक्टली कौन सी जीन्स बदली जाएंगी जिससे कि वो डायर वुल्फ जैसा बन जाए। इन्होंने 14 जीन्स चुनी बदलने के लिए, और ये जीन्स वो थी जो बाहर के फीचर्स पर फोकस करती थी, जैसे कि साइज कितना बड़ा होगा एक वुल्फ का, उसका सिर कितना बड़ा होगा, उसका फर किस कलर का होगा, कितना फ्लफी होगा। चौथा, फिर इन्होंने जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया ग्रे वुल्फ्स के जीन्स में ये चेंजेस लाने के लिए, और यहां पर जो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसे कहा जाता है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये क्रिस्पर जीन एडिटिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है ये अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को जेनेटिक सीजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये कैंची का काम कर रही है। और ये जो क्रिस्पर Cas9 की टेक्नोलॉजी है, इसके लिए साल 2020 में फ्रेंच साइंटिस्ट इमैनुअल चारपेंटियर और अमेरिकन साइंटिस्ट जेनिफर डोडना को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो इस कंपनी ने इस जीन एडिटिंग के जरिए ग्रे वुल्फ के सेल्स के
14 जीन्स में 20 बदलाव किए और हजारों मॉडिफाइड सेल्स को लैब में ग्रो किया। फिर मिड 2024 में अगली स्टेप करी गई। ये जो एडिटेड जीनोम वाले सेल्स थे, इनसे सेल के न्यूक्लियाई को निकाला गया और दूसरी तरफ इन्होंने कुत्ते के एग सेल्स लिए और उन एग सेल्स से भी न्यूक्लियाई को हटा दिया गया। ये वाला न्यूक्लियाई उनके एग सेल में डाला और 45 एम्ब्रियोज को 2 कुत्तों के अंदर प्लांट कर दिया। इनमें से सिर्फ 2 एम्ब्रियोज डेवलप हुए। फिर आता है 1 अक्टूबर 2024 और इन प्रेग्नेंट कुत्तों पर सी सेक्शन किया जाता है, जिससे छोटे छोटे पपीज का जन्म होता है। पहले ये नेचुरल बर्थ करना चाहते थे, लेकिन चिंता ये थी कि डायर वुल्व्स का साइज बहुत बड़ा होता है, बच्चे बहुत बड़े पैदा हो सकते हैं और ये प्रेग्नेंट कुत्ते के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसी दिन 2 डायर वुल्फ पैदा हुए जिनका नाम रखा गया रोमुलस एंड रेमोस। ये रोम के शहर के माइथोलॉजिकल फाउंडर्स थे। अपनी जिंदगी के पहले दिनों में डायर वुल्फ पपीज ने अपनी सरोगेट माओ का दूध पिया, जिन कुत्तों ने इन्हें जन्म दिया था। लेकिन इनकी मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए ये दूध काफी नहीं था। बाद में इन्हें जल्द ही बॉटल से भी दूध पिलाया गया। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये 2 डायर वुल्फ्स के बच्चे जो पैदा हुए, ये दोनों क्लोन्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डीएनए इनके सेल्स में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुड़वा होने के बावजूद भी पैदा होते ही ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। रेमुस जो है वो ज्यादा बहादुर था, रोमुलस थोड़ा शाय था। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लोग जब क्लोन शब्द को सुनते हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि एग्जैक्टली 2 इंसान होंगे जो बिल्कुल ही एक जैसे दिखते होंगे, एक जैसा बिहेव करते होंगे, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। इवन अगर आपका पूरा का पूरा डीएनए सेम है, आपका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, जिस इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हो। इसके अलावा सेम जीन्स भी अलग अलग तरीके से उभर कर आ सकती हैं, अलग अलग ट्रेट्स रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। कौन सी जीन टर्न ऑन हो रही है, कौन सी जीन टर्न ऑफ हो रही है, इसे पहले से प्रिडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही चीज एक्सटिंक्ट जानवरों के लिए भी कही जाती है। कोई जानवर कैसा बनकर निकलता है, ये सिर्फ उसके डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके पालने वाली मां पर भी डिपेंड करता है, आसपास के वातावरण पर भी डिपेंड करता है, उसका खाना पानी कैसा है, उसके शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स किस तरीके से हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आए तो 30 जनवरी 2025 को खलीसी का जन्म होता है, एक फीमेल डायर वुल्फ। इस कंपनी के मालिक बेन लाम का कहना है कि इन तीनों को ही ब्रीड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनकी कंपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग से केवल 3 से 5 और ऐसे जानवर बनाएगी। उन्हें उनके प्रिजर्व में रखा जाएगा, जिसकी सुरक्षा 10 फुट ऊंची सिक्योरिटी फेंस और ड्रोन सर्वेलेंस से की जाएगी। और इनसे मिलने का सिर्फ कभी कभार आने वाले बिलियनेयर्स को ही मौका मिलेगा। तो यहां एक दफा के लिए अब आप इन डायर वुल्व्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। ये अब ऐसी उम्र में है जब इनके माता पिता आमतौर पर इन्हें शिकार करना सिखाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इनके माता पिता है ही नहीं और इन्होंने कभी दूसरे भेड़िए देखे भी नहीं है। इनकी पूरी जिंदगी अब एक हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बीतेगी, जो बहुत ही अलग होगी अगर आप उस एक्सटिंक्ट जानवर से कंपेयर करो जो डायर वुल्फ थी। 10-20 साल बाद जाकर जब इन भेड़ियों की मौत होती है तो हो सकता है बुकार्डो की तरह ही ये दूसरी प्रजाति बन जाए, दूसरी बार एक्सटिंक्ट होने वाली। तो साइंटिफिकली देखा जाए ये एक बड़ी अचीवमेंट जरूर है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है लोगों के द्वारा वो भी जायज है, क्योंकि डी एक्सटिंक्शन का असली मतलब किसी जानवर को सिर्फ दोबारा से जिंदा करना नहीं होता शो पीस के तौर पर, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इसका मतलब होता है उसे दोबारा से हमारी धरती पर इकोलॉजी में जगह देना, उसे वही इकोलॉजिकल रोल दोबारा देना जो वो एक समय पर निभाया करता था। जैसे कि वूली मैमथ साइबेरिया की घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद करते थे। उस पूरे इकोसिस्टम का उस वक्त वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सवाल यह है कि अगर डायर वुल्फ जैसे जानवर को वापस जिंदा किया गया, क्या हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में इसके लिए कोई जगह है? जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि ये एक बड़ा शिकारी जानवर था और आज के दिन शिकारी जानवरों की काफी कमी है, तो डायर वुल्फ को वापस लाकर हमारे जंगलों में छोड़ने से बैलेंस वापस रिस्टोर हो जाएगा, स्पेशली अमेरिका में जहां ये रहा करता था। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करके इस जानवर को वापस लाई है, तो क्या लगता है इकोलॉजी में बैलेंस वापस लाने के लिए लाई है या फिर अपने फायदे के लिए लाई है? ज्यादा पॉसिबिलिटी ये लगती है कि इसे एक जू में शोपीस की तरह रखा जाएगा, जहां पर लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। सवाल यहां पर यह भी है कि डायर वुल्फ एक ऐसा जानवर है जो नेचुरली एक्सटिंक्ट हुआ है, जिसमें इंसानों का इतना बड़ा रोल नहीं था। जो भी क्लाइमेट चेंज 10,000 साल पहले देखने को मिला, जो भी नेचुरल चेंजेस आए हमारे इकोसिस्टम में, उसकी वजह से ये जानवर एक्सटिंक्ट हुआ है।
तो क्या आज के इकोसिस्टम में सही मायनों में इसके लिए कोई जगह भी है? जिन जानवरों का शिकार डायरवुल्फ किया करते थे वो जानवर खुद एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर आज इन्हें वापस जंगलों में छोड़ा गया तो ये उन जानवरों का शिकार करेंगे जिनका शिकार ग्रे वुल्फ और बाकी भेड़िए करते हैं। फूड सोर्स के लिए इन दोनों भेड़ियों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा और हो सकता है वही चीज दोबारा हो जो 13,000 साल पहले हुई थी, डायरवुल्फ का एक्सटिंक्शन। और ये सब तो मैं ये एज्यूम करके कह रहा हूं कि ये एक्चुअली में एक डायरवुल्फ है, लेकिन क्या एक्चुअली में ये डायरवुल्फ है भी? इसका जवाब है शायद नहीं। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है ग्रे वुल्फ का, एक ऐसा ग्रे वुल्फ जिसमें कुछ 14 जीन्स को बदला गया है। लेकिन जीन्स कितनी सारी होती हैं एक जीनोम में? ये नंबर मिलियंस में होता है। यहां पर 0.0001% जीन्स भी चेंज नहीं करी गई हैं। अगर एक ग्रे वुल्फ और डायरवुल्फ के डीएनए में 99.5% का मैच होता है तो ये जो नया डायरवुल्फ बनाया गया है इसका मैच भी 99.5% का ही रहेगा इस पुरानी एक्सटिंक्ट डायरवुल्फ की स्पीशीज से कंपेयर करोगे तो। क्योंकि सीधी बात यही है कि अगर एग्जैक्टली हमें वही जानवर बनाना है जो एक्सटिंक्ट हुआ है तो हमें पूरा उसका जीनोम पता होना चाहिए और हमें वही हजारों चेंजेस करने पड़ेंगे जीन्स में एग्जैक्टली वही बनाने के लिए, अगर हम वही बनाने की बात करते हैं तो। क्योंकि सोचकर देखो, चिंपांजी और इंसानों में भी 98.8% डीएनए मैच करता है। अब यहां पर कल को कुछ साइंटिस्ट बोले कि हमने चिंपांजी के डीएनए में 14 चेंजेस कर दिए हैं जिससे वो दिखने में इंसान जैसा हो गया है, क्या इसका मतलब ये होगा कि वो सही में इंसान बन गया है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जरूरत है इन टेक्नोलॉजीज और पैसे का उन स्पीशीज पर इस्तेमाल करने की जो आज के दिन भी जिंदा हैं लेकिन एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। हमें उन स्पीशीज को बचाने पर फोकस करना चाहिए जिन्हें आज के इकोसिस्टम में, आज की धरती पर ऑलरेडी जगह मिली हुई है। जैसे कि नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस। साल 1970 में 500 से भी ज्यादा नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस अफ्रीका में मिला करते थे, लेकिन आज के दिन सिर्फ 2 बचे हैं, सिर्फ 2, और ये भी बूढ़े हो चुके हैं। इनके जाने के बाद नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की स्पीशीज हमेशा के लिए धरती से गायब हो जाएगी। एवोल्यूशन को जिसे बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा, इंसानों की ग्रीड की वजह से उनका अंत हो रहा है। साइंटिस्ट के बीच में डिस्कशन जारी है कि इन राइनो की स्पीशीज को कैसे बचाया जा सकता है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ तभी अफसोस मनाते हैं जब कोई चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे हजारों एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन्हें आज भी बचाया जा सकता है बिना इन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। बस जरूरत है हमारे जंगलों को बचाने की, हमारे नेताओं से, नेताओं के मित्रों से और इनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से। साइंटिस्ट तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबका क्या जो अपना काम ठीक से नहीं करते। मई 2019 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने कहा 10 लाख से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो आज के दिन मास एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। अगर आज हम इन स्पीशीज को बचा लेते हैं तो फ्यूचर में इन्हें डी एक्सटिंक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहावत है ना, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला व्लॉग मेरा आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं लॉस एंजलिस की उन्हीं तार पिट्स में जाता हूं जहां पर इस डायर वुल्फ का डीएनए मिला है। तब मुझे नहीं पता था कि ये वही जगह होगी जहां पर डायर वुल्फ्स के फॉसिल्स पाए जाएंगे, लेकिन इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है उस जगह का म्यूजियम बड़ी डिटेल में, और कौन कौन से एक्सटिंक्ट जानवरों के फॉसिल्स वहां पर मिले हैं और क्या है उस म्यूजियम में। यहां क्लिक करके जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।